बच्चों आज तक हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल क्या होता है। जो पहला आंसर दिया था लुईस और कॉसेल ने कि बॉन्ड बनता क्यों और है कैसे बनता है, उसके लिए ऑक्टेट रूल थियरी पढ़ा। ऑक्टेट रूल थियरी के बाद ऑक्टेट रूल कहती है कि 3 बॉन्ड्स बनते हैं। पहला आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, दूसरा है कोवैलेंट, तीसरा है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड्स भी हमने देखे। आज हम थोड़े से डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर्स जो लुईस और कॉसेल ने, पर्टिकुलरली लुईस ने हमको बताया कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के डिफरेंट डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर्स कैसे लिखने हैं, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैंने तुमको कोवैलेंट बॉन्ड खत्म करने के बाद बताया था। प्लीज प्रैक्टिस कर लो। तो आज हम 2-4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सिंपल लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल मैं लेता हूं वाटर का। वाटर किससे बना है? 2 एलिमेंट से बना है, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। हमेशा ध्यान में रखो डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर्स लिखने के वक्त एटॉमिक नंबर और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट मैं करूंगा अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो वो होगा 2 और 6। तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो हमको समझता है कि हर एटम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। अभी ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखेंगे, मगर उसके पहले जान लो कि मैंने पहले ये डिसाइड किया कि ये मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम्स कौन है। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो ऑक्सीजन पहले मैं लेता हूं जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स में लेता हूं ऐसे और 6। अभी देखो गिनने का, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीजन स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, क्योंकि लुईस भाई ने हमको बताया था कि कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी जरूरी है। तो इसके पास 6 है, अनस्टेबल है, तो यहां पर हाइड्रोजन आएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा। अब हम देखते हैं, उन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब बॉन्ड्स बन गए 2। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन भाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है शेयरिंग के बाद। ऑक्सीजन भाई के बाद पास शेयरिंग के बाद देखो गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2, 4, 6 और 8। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? स्टेबल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 ही एलिमेंट्स को ड्यूप्लेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेबल है। ये हाइड्रोजन भी स्टेबल है, मतलब अपना मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तीसरी बात, लुईस डॉट और डैश स्ट्रक्चर्स करने के टाइम पे हमेशा ध्यान में रखना कि डॉट और डैश स्ट्रक्चर्स से तुमने इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बाद, शेयरिंग बताने के बाद, हमेशा जान लो कि हर एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कि नहीं, वो काउंट करना जरूरी है, वो गिनना जरूरी है। अभी इसका डैश स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका डैश स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ऑक्सीजन, अभी ये कौन से, शेयर्ड है कि अनशेयर्ड है? अनशेयर्ड मैंने सिखाया था तुमको। अनशेयर्ड पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर मैं दिखाऊंगा। अभी इधर क्रॉस नहीं दिखाने का, डैश स्ट्रक्चर में हॉलो, ये हॉलो है ना, ये भरा हुआ है, तो भरे हुए डॉट्स दिखाने का ऐसे। तो ये एक पेयर शेयर्ड है तो एक डैश दिखाने का, 2 पेयर शेयर्ड है 2 डैश दिखाने का। यहां पर एक पेयर शेयर्ड है तो एक डैश दिखाया मैंने, दूसरा यहां पर हाइड्रोजन। समझ में आई बात? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज मैंने अमोनिया मॉलिक्यूल लिया, जो कि हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सीखा है ना। तो अमोनिया मॉलिक्यूल लिया तो वो किससे बना है? 2 एलिमेंट से बना है, एक नाइट्रोजन से बना है, दूसरा हाइड्रोजन से बना है। तो नाइट्रोजन में लेता हूं, एटॉमिक नंबर्स उसका 7 है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वेरी गुड, 2 और 5। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अनस्टेबल है। दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। अभी इसमें नेचुरल है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5। हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां आएगा, शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, तीसरा हाइड्रोजन यहां पर शेयर करेगा। अब हम गिनते हैं नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 2, 4, 6, 8, मतलब नाइट्रोजन स्टेबल हो गया। हम गिनते हैं अभी हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में
हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो ये हो गया स्टेबल। अभी हम डैश स्ट्रक्चर करते हैं इसका। ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, ये एक पेयर है तो एक डैश होगा, दूसरा, तीसरा, और ये पेयर कौन सा है बोलो? हाँ, वेरी गुड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया अमोनिया मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं एक सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन किससे बना है? एक ही एलिमेंट से बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मैं एटॉमिक नंबर ले, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनस्टेबल। अब देखो ये ऑक्सीजन एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स में ड्रॉ करता हूं। हमेशा ध्यान में रखना सेम एटम्स होंगे तो एक को क्रॉस देना, दूसरे को डॉट देना, और कोई नया डिजाइन मत निकालो। लुईस भाई ने हमको ये 2 ही दिए, पूरी दुनिया में 2 ही यूज करते हैं, क्रॉस और डॉट, तो इसलिए क्रॉस और डॉट ही बोलने का, समझ गए? तो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे विल याद करो, दे विल कंट्रीब्यूट, मतलब ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन के पास, ये वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ मुझे, काउंट करना है हमको, है ना? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो उसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 ऑक्सीजन भाई क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये पेयर बन गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं देख लो, 2, 4, 6, 8, मतलब ये स्टेबल हो गया। ये 2, 4, 6, 8 मतलब दोनों ऑक्सीजन एटम स्टेबल हो गए। अब हम उसका डाई स्ट्रक्चर करते हैं, देखो कैसे करना है। हाँ, ये ऑक्सीजन को मैं लेता हूं, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों के पास 2 पेयर है। मैंने क्या सिखाया तुमको, एक पेयर शेयर किया होगा तो एक डैश आएगा, तो ये एक डैश आ गया, ये दूसरा डैश आ गया, ये एक लोन पेयर इधर आ गया। लोन पेयर है कि नहीं है? लोन पेयर किसको कहते हैं? जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक लोन पेयर यहां पर आ गया, और ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? ऑक्सीजन का। मेरे ख्याल से अभी तुम और प्रैक्टिस कर सकते हो काफी सारे मॉलिक्यूल्स की। हाँ, और कोई मॉलिक्यूल अगर तुम्हारे मन में है तो वो मुझे लिख के बताओ। एक मस्त ऐसा मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल देखेंगे जो काफी डिफरेंट है। ओके, हम बच्चों और थोड़े मॉलिक्यूल्स करते हैं डॉट और डैश स्ट्रक्चर्स के। देखो तुम पहले कोशिश करो, एक है बेरिलियम डाई, उसको कहते हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन है, मगर एक ध्यान में रखना, ये सब में एक ही बॉन्ड बना है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। ये एग्जांपल्स हमने लिए हैं सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के। अब चलो मैं करता हूं ये मॉलिक्यूल्स। बेरिलियम सेंट्रल एटम कौन सा होगा यहां पर? बेरिलियम होगा। बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता हूं मैं यहां पर। अभी ये 2 क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी ये क्लोरीन, चलो 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 7वां, ये पेयर किया। अब क्लोरीन में देखते हैं हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। भाई क्लोरीन स्टेबल हुआ। हाँ, ये क्लोरीन 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। अभी दोनों क्लोरीन स्टेबल हो गया, मतलब बेरिलियम भी स्टेबल हो गया होगा, मगर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है शेयरिंग के बाद वो देखना जरूरी है। तो देखते हैं बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है शेयरिंग के बाद, कितने हैं बच्चों बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेरिलियम स्टेबल है कि अनस्टेबल? भाई लुईस ने हमको बताया था कि कोई भी एटम स्टेबल तब हो सकता है जब उसके लास्ट ऑर्बिट में, मतलब कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी। तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्टेबल कैसे हो गया? वो तो अनस्टेबल हो गया। मगर एक बात बताता हूं मैं,
लुईस और कॉसेल ने ऑक्टेट रूल में ही हमको बताया था कि हर वो एटम जो मॉलिक्यूल बनाता है वो हमेशा स्टेबल होता है। तो ये बेरिलियम ने यहां पर मॉलिक्यूल बनाया है BeCl2, मतलब बेरिलियम स्टेबल हुआ है। अब प्रश्न ये है कि बेरिलियम स्टेबल कैसे जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जिन लोगों ने ये देखा वो लोग गए लुईस और कॉसेल के पास और उनको पूछा कि हमको एक मॉलिक्यूल ऐसा मिला है बेरिलियम डाइक्लोराइड जिसमें बेरिलियम ने 2 बॉन्ड्स फॉर्म किए, मतलब स्टेबल हो गया, फिर भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्टेबल कैसे हुआ? लुईस एंड कॉसेल को पता नहीं था, उनको सिर्फ एक ही थियरी पता थी, एक एटम तभी स्टेबल हो सकता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। वो लोग ये क्यों स्टेबल है वो बता नहीं सके। और एक एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग, चलो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ मुझे, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बोरॉन लेता हूं मैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता हूं मैं, और 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देख लो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के पास। तो ये 7, ये पेयर शेयर किया, ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, ये पेयर शेयर किया, ये तीसरा फ्लोरीन आ गया, ये पेयर शेयर किया, ये पेयर शेयर किया। अब बोरॉन के पास नहीं, फ्लोरीन पहले देखते हैं, ये फ्लोरीन स्टेबल है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी फ्लोरीन स्टेबल है, ये भी फ्लोरीन स्टेबल है। अब देखते हैं हम लोग बोरॉन के बारे में, क्या बोरॉन स्टेबल है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट ऑर्बिट में? 2, 4, 6। अरे बाप रे, मतलब क्या हमने स्ट्रक्चर गलत लिखा? हमने स्ट्रक्चर गलत नहीं लिखा है, हमने करेक्ट लिखा है। तो फिर बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? और 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद बोरॉन स्टेबल कैसे? स्टेबल है क्योंकि उसने बॉन्ड फॉर्म किया है। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम स्टेबल कैसे? अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है बच्चों की, बेरिलियम और बोरॉन स्टेबल है मगर उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कैसे स्टेबल है? लुईस को पूछा तो लुईस बता नहीं पाया। इसलिए ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट ऑर्बिट में, मगर 8 से कम है फिर भी वो स्टेबल है। इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मैं लिखता हूं यहां पर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और लुईस एंड कॉसेल ये बता नहीं पाया, इसके लिए ये उनका पहला फेलियर हो गया। अब देखते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 क्लोरीन, मतलब ये एक क्लोरीन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दूसरा क्लोरीन, उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरा क्लोरीन, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कुछ दिमाग में आ रही है बात? हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फास्फोरस के पास? सब क्लोरीन तो स्टेबल हो जाएंगे, मगर क्योंकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मगर फास्फोरस भैया के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास कितना? 10। अरे बाप रे, 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या वो फास्फोरस स्टेबल हो जाएगा? कैपेसिटी लास्ट ऑर्बिट की सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो स्टेबल कैसे होगा? लुईस एंड कॉसेल ये भी नहीं बता पाए। अब देखो सल्फर लेता हूं मैं, सल्फर के लिए मैं उसको यहां पर लेता हूं क्योंकि जगह कम है। सल्फर लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ दिमाग में आ रहा है? ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। बच्चों फ्लोरीन के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स मैं नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो सबको पता है। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो ये एक पेयर 2, 3, 6 हो गए, 4, 5, 6। कितने टोटल पेयर्स हो गए? सल्फर के पास 6 पेयर्स, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12। फास्फोरस के पास कितने? 10।
बच्चों कैपेसिटी ऑक्टेट की होती है, एक ऑक्टेट की ताकत होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, और ये दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फास्फोरस के पास 10, सल्फर के पास 12, और ये इतने सारे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने के बावजूद वो स्टेबल है, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किए हैं। प्रश्न ये है वो स्टेबल कैसे? इसको कहते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्सपांडेड ऑक्टेट कैसे बनते हैं, इसलिए वो हो गया उनका पहला फेलियर, जो लुईस एंड क्रॉसेल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, और वो एक्सप्लेन करने के लिए और एक थियरी की जरूरत पड़ेगी, वो थियरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। मगर बच्चों ये ही, सिर्फ ये ही फेलियर नहीं है, और भी फेलियर्स है, 3 फेलियर्स जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।